हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी एमटीएस का। आपका एग्जाम लगा है 30 सितंबर से। देखो, 30 सितंबर से आपका एग्जाम लगा है। उसके पहले आपको हम सैंपल पेपर करा रहे हैं, फिर आपको हम एनालिसिस कराएंगे। ठीक है भाई। तो एनालिसिस या सैंपल पेपर आपको देखने हैं तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक सॉरी विशाल स्नानागार एक विशाल डैश था, कहे का था भाई। तो वृत्ताकार था, टैंक के आकार का था कि बेलन के आकार का था। ठीक है ना। वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, त्रिभुजाकार टैंक था या आयताकार था। देखो आपको बता दें भाई, ये था इस तरह से कुछ बना हुआ था। ये विशाल स्नानागार बना हुआ था। इधर पे सीढ़ियां बनी हुई थी इस तरह से। इधर पे क्या उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है। इधर भी उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। तो ये तुम्हारा आयताकार था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मोहनजोदाड़ो की खोज की बात करें तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो अगर हम बात करते हैं ये, तो देखो अगर हम पुराणों की संख्या की बात करते हैं तो पुराण कितने होते हैं भाई? 18 पुराण होते हैं। पुराण कितने हैं भाई? 18 पुराण है। और ये जो उदाहरण दिए हुए हैं पुराणों के नहीं है, उपनिषद के उदाहरण है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकरों माने जाते हैं। एक तरह से आपको पता है महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है ना। और ये किस क्रम के थे? तो इनका जो क्रम है वो है 24वें क्रम के तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। कहाँ का निवासी था ये मूल निवासी? तो आपको बताएं मोरक्को का ये मूल निवासी था। इब्न बतूता एक विद्वान था तुम्हारा, एक लेखक था। और ये मोरक्को का क्या था? मोरक्को कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अफ्रीका पर। और ये मोरक्को का मूल निवासी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है भाई मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर पोल टैक्स को निर्देश करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? देखो गैर मुस्लिमों के लिए एक ही कर था। कौन सा कर था? जजिया कर। जजिया कर। और ये बात करते हैं, इसको अकबर ने खत्म कर दिया था। कब किया था? 1564 में अकबर ने खत्म किया था। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है अकबर के खत्म करने के बाद जजिया कर पुनः किस मुगल शासक ने लगाया? तो किसने लगाया था? दोबारा औरंगजेब ने लगा दिया था। औरंगजेब ने लगा दिया था। ये गैर मुस्लिमों के लिए कर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम छठवें की बात करते हैं तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था, जिसे जरी कलम यानी कि गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो कौन थे वो? वो थे तुम्हारे मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर डी होगा, मोहम्मद हुसैन को तुम्हारा गोल्डन पेन से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन नंबर 6-7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल शासक कौन था? तो भारतीय जो मूल शासक था वो कौन था भाई? तो तुम्हारे जो सहायक संधि में जो प्रणाली को स्वीकार करने वाले भारतीय मूल शासक कौन थे? तो पंजाब के दिलीप सिंह नहीं थे। हाँ, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। हैदराबाद के निजाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है कि इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक था? प्रार्थना समाज आंदोलन हुआ था। ठीक है। आपको भी पता है कि आत्माराम पांडुरंग ने ये बॉम्बे से प्रारंभ किया था। आपको बिल्कुल सब चीजें पता ही है। ठीक है ना। कब प्रारंभ किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने
ये किया था 1967 से, 1967 से प्रारंभ किया था। और उसके एक नेता तुम्हारे थे, कौन थे भाई? तुम्हारे ये थे महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। और ये न्यायाधीश थे, क्या थे भाई? ये थे न्यायाधीश, और ये प्रार्थना समाज में शामिल हुए थे आंदोलन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है तमिलनाडु में से एक, तमिलनाडु में से में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखो, नमक आंदोलन गांधी जी के द्वारा चालू किया गया था। आपको पता है नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च यात्रा के दौरान चालू किया था। कब किया था? डांडी मार्च यात्रा के दौरान इसको चालू किया था। और बात करते हैं हम लोग इसकी कि तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में सी राज गोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची, देखो सूची, देखो आपको बता दे भाई, संविधान में जो सूचियां हैं वो 3 सूचियां हैं। सूचियां कितनी है? 3 है। एक तो है संघ सूची, कौन सी सूची है भाई? संघ सूची है। इसके बाद कौन सी है? समवर्ती सूची है। और दूसरी अगली वाली जो लास्ट वाली है वो है राज्य सूची। संवर्त संघ सूची में केंद्र के विषय होते हैं, इसमें राज्य और केंद्र दोनों के होते हैं। इसमें किसके होते हैं? सिर्फ और सिर्फ राज्य के विषय होते हैं। तो वन, अगर हम वन की बात करें तो ये समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस है, रक्षा है। रक्षा तुम्हारा एक तरह से ये संघ सूची का होता है, पुलिस पुलिस हो जाता है राज्य सूची का विषय। ठीक है ना? इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या होगा? वन इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डैश के तहत संविधान के भाग 4 के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है भाई, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब जोड़े गए थे? तो ये जब जोड़े गए थे 1976 में, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 51 के ए में जोड़े गए हैं, 51 के ए में जोड़े गए हैं। और आपको बता दें हाँ 1976 में ही जोड़े गए थे, 51 के ए में ही जोड़े गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? जो राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं, जो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो ये सबको पता है, राज्यसभा के जो महासचिव होते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति होगा वही तो नियुक्त करेगा। ठीक है, उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित राज्यों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं लोकसभा में, लोकसभा में जो एक तरह से भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है, अगर उससे ज्यादा सदस्य हैं तो फिर उसको आपको राज्य घोषित करना पड़ेगा। वैसे तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति पात्र होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? सांसद बनता है, सांसद बनता है ना, सांसद। तो सांसद के लिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष किसके लिए होनी चाहिए? राज्यसभा, राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो कितने वर्ष होनी चाहिए आपको? 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है भाई, क्या बनना है? राष्ट्रपति बनना है तो कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 लिखा है, क्या लिखा है? भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? तो आपको बता दें भाई, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी कलकत्ता में। सबसे पहले कब की गई थी? कलकत्ता में 1862 में की गई थी। 1862 में कलकत्ता में की गई थी, और बंबई में की गई थी, और मद्रास में की गई थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास। अगर हम चौथे उच्च न्यायालय की बात करते हैं, इनमें तीनों में एक साथ की गई थी। ठीक है भाई, चौथे उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आपकी बात करते हैं 1866 में इलाहाबाद में, इलाहाबाद में 1866 में की गई थी चौथा उच्च न्यायालय। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर और भी डीपली देखो जानना, ज्यादा हम डीपली पढ़ाते नहीं है, पढ़ा ही नहीं रहे, क्योंकि भाई क्वेश्चन आंसर आप लोग देखते, छोटा सा चैनल है। ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे एमसीक्यूज ही देखने आते हैं, तो बताने को हम बहुत सारे डिटेल में आपको इसको हम बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, नीति यानी कि NITI नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो नीति आयोग का अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन आपको बता दें 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग चेंज होकर नीति आयोग बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि अंकित है। यह उद्धरण कहां से लिया गया है? तो ये कहां से लिया गया भाई? आपको पता है सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? सत्यमेव जयते का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। ठीक है, तो भारत की अगर बात करते हैं, आपको पता है भाई ये भारत जो है ना हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से कहां से घिरा हुआ है भाई? तो हिंदू कुश जो पर्वत श्रृंखला ये पाकिस्तान के इधर पड़ती है, जाकर इस साइड ये पड़ती है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, ये वाली इस साइड की है। तो ये वाली जो दिशा होती है कौन सी है? उत्तर, ये है उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सबसे सघन पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये देखो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक सघन पदार्थ की बात करते हो, तांबा, प्लेटिनम, इस्पात और लिखा है आस्मियम। तो ये आस्मियम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का अगर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ये है तुम्हारा बैरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है ना, और बात करते हैं ये फटा कब था? ये फरवरी 2017 में फटा था। और ये तुम्हारा जो बैरन द्वीप है ये लगभग 3 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है, और ये अंडमान निकोबार जो राजधानी है उससे लगभग 140 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य मतलब द्वीप में ही राज्य बन गया है। तो आपको बता दें हवाई द्वीपीय राज्य, हवाई द्वीपीय समूह लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हवाई द्वीपीय राज्य। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 22 की, लिखा है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़े देश की, तो दक्षिण अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है आपको पता है भाई ब्राजील है। ठीक है ना, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देखो जो अगर बात करते हैं भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणी छोर है वो होगा जाकर तुम्हारा कन्याकुमारी। अगर ये देखो मान लो ये है उत्तरी जोन, तो उत्तरी क्या होगा जाकर इंदिरा काल, उत्तरी क्या होता है भाई? इंदिरा काल होता है। ठीक है ना भाई, इंदिरा काल उत्तरी होता है। अगर बात करते हैं ये अंडमान निकोबार के भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछ ले तो क्या बनाओगे आप? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट अगर बात करते हैं दूरस्थ दक्षिणी बिंदु होता है। ठीक है ना भाई, अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये तो पूर्वी, अगर ये पूर्व पड़ता है तो पूर्वी अगर बात करते तो किबुथु, किबुथु जो है ना पूर्वी है, किबिथु बाद में छुट्टी की मात्रा लगती है। और ये होता है गुहार माता, ये क्या होता है? गुहार माता, गुहार माता ये हो जाता है जाकर भारत का पश्चिमी, भारत का पश्चिमी बिंदु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है? ठीक है भाई, तो वलित पर्वत के अगर उदाहरण की बात करते हैं तो कौन सी है? देखो वलित का मतलब होता है नया पर्वत, अभी अभी बिल्कुल जवान पर्वत, तो जवान पर्वत अभी कौन सा है? हिमालय पर्वत। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। देखो आपकी बात करते हैं नदियां भारत में इस तरह से जाती हैं, ये है पश्चिम, कुछ नदियां इधर जाती हैं, कुछ नदियां इधर जाती हैं। ठीक है भाई, तो पूर्व की ओर बहने वाली आपको पता है भाई नर्मदा और ताप्ती इस तरह से कुछ जाती है, इस साइड से मांडवी नदी भी गोवा की जीवन रेखा है कुछ यहीं पर गिर जाती है जाकर। लेकिन दामोदर नदी कहाँ जाती है? ये गिरती जाकर बीओबी में अपना जल गिराती है, यानी कि पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली हमारे साथ 7 PM पर हमारे साथ लाइव तो नहीं क्लास लेते हैं, प्राइम में क्लास लेते हैं, प्रीमियर में क्लास लेते हैं,
तो आप डेली हमारे साथ 7 PM पे जुड़े, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी तैयारी और बेहतर होगी, आप एमटीएस का पेपर में अच्छा स्कोर जीएस में कर सकेंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।